गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा एक्विजिशन, मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा, एक तो एक्विजिशन है, फिर हमारा मर्जर है, अमालगमेशन है। इन सभी टर्म्स को समझना है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन डील होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि एस हमारा कौन सा है जो डील करता है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसका नाम रखा गया है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, और ये डील करता है एस 14 को। बेसिकली अमालगमेशन इंक्लूड्स, अमालगमेशन में ही एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आता है। जो हमारा एस 14 है उसमें जो अमालगमेशन को बताया गया है, उसी अमालगमेशन के अंदर एब्जॉर्प्शन भी कवर्ड है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी कवर्ड है। एक्विजिशन इज आउटसाइड द एरिया ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए, जो एक्विजिशन है वो एस 14 से कंट्रोल नहीं होता है। अब ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एक्विजिशन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। मींस एक्विजिशन इज नॉट कवर्ड बाय एस 14। अब देखिए, जो कंपनी एक्ट है हमारी, सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये सेक्शन याद रखिएगा। सेक्शन 319, सेक्शन 319 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये सेक्शन ध्यान रखना है। कौन सा सेक्शन है जी? 319। सेक्शन 319 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिस्क्राइब, इसने डिस्क्राइब किया है अमालगमेशन को, एब्जॉर्प्शन को एंड रिकंस्ट्रक्शन को। मींस एस 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए है और कंपनी एक्ट में इन मैटर को डिस्क्राइब किया गया है हमारे सेक्शन 319 में। अब आइए, अब हम देखते हैं अमालगमेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी, हमारे पास दो या दो से ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी होती है। देखिए, अमालगमेशन में क्या होता है, when two or more existing company go into liquidation। देखिए, दो एग्जिस्टिंग कंपनी का लिक्विडेशन होता है और साथ ही साथ एक नए कंपनी का फॉर्मेशन होता है, इसको हम अमालगमेशन कहते हैं। मींस अमालगमेशन में हमेशा एक नए कंपनी का फॉर्मेशन होगा। देखिए, क्या होगा, अमालगमेशन में हमेशा एक नए कंपनी का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ दो एग्जिस्टिंग कंपनी का लिक्विडेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड, देखिए एक नई कंपनी हमारे पास है सी लिमिटेड, टेक ओवर टू एग्जिस्टिंग कंपनी ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, इट इज द केस ऑफ अमालगमेशन। मींस अमालगमेशन में क्या हो रहा है, कुछ कंपनियों का लिक्विडेशन हो रहा है। मींस कुछ कंपनियां बंद हो रही है और उन्हीं के हेल्प से एक नए कंपनी का फॉर्मेशन होता है। मींस अमालगमेशन में हमेशा ही एक नए कंपनी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब आइए,
इसके बाद है हमारा एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक पुरानी कंपनी दूसरी पुरानी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। मीन्स एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। मीन्स एब्जॉर्प्शन में नए कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखिए सम एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर their existing business, it is case of amalgamation। मीन्स एब्जॉर्प्शन में है ना किसी भी नई कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता है। हाँ कुछ पुरानी कंपनी का लिक्विडेशन हो सकता है। क्या होता है? सम एग्जिस्टिंग कंपनी goes into liquidation but no new company is formed, it is the case of absorption। अब आइए तीसरा देखिए हमारा क्या है, एक्विजिशन है, जो कि एस 14 से बाहर का एरिया है। ये when one existing company purchase another existing company fully or partly, it is case of acquisition। देखिए एक्विजिशन में न तो नए कंपनी का फॉर्मेशन होता है, न ही किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है। बेसिकली एक्विजिशन में क्या होती है, सिर्फ मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। देखिए क्या होता है, एग्जिस्टिंग में न तो किसी नए कंपनी का फॉर्मेशन होता है और न ही किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का लिक्विडेशन होता है। सिर्फ क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए लिमिटेड एन एग्जिस्टिंग कंपनी परचेज an existing company B Limited, it is case of acquisition, but B Limited not goes into liquidation। B Limited का यहाँ पे liquidation नहीं हो रहा है, its separate legal entity continue to exist। means acquisition में जो separate legal entity है ये हमेशा exist करेगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्विजिशन में क्या फर्क है। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि अमालगमेशन में टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी है ना, इनका क्या होगा, लिक्विडेशन होगा और एक नए कंपनी का फॉर्मेशन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ओनली वन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड नो न्यू कंपनीज फॉर्म। एक्विजिशन में no companies are go into liquidation, only management of company change। देखिए एक्विजिशन में क्या होता है, सिर्फ मैनेजमेंट चेंज होती है, नो न्यू कंपनीज फॉर्म। देखिए बेसिकली जो हमें पढ़ना है अमालगमेशन वो पढ़ना है एज पर एज 14। मीनिंग ऑफ अमालगमेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। एज 14 में अमालगमेशन को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, इसी को मेनली हमें पढ़ना है। The term amalgamation and acquisition have been modified by AS 14 and accounting for amalgamation। देखिए एक नया एस आया है, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन इज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1995। देखिए बेसिकली एस 14 को मॉडिफाई किया गया है। टाइम टू टाइम एस में हम चेंजिंग करते हैं, है ना, बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मॉडिफाई किया गया, रिवाइज किया गया, एक ही चीजें हैं। सिमिलरली एस 14 को भी रिवाइज किया गया और जो नया एस हमारा आया है ये आया है ए 1/4/1995 के बाद। As per this accounting standard, amalgamation means
देखिए ये बड़ा समझने वाली बातें हैं। मर्जिंग ऑफ वन कंपनी विथ अनदर, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर जाती है तो ये भी हमारा अमालगमेशन होगा। इसी को बेसिकली हम एब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। और मर्जिंग ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, अमलगमेशन। मेन देखिए मर्ज तो दोनों में हो रहा है। बेसिकली चाहे हमारा केस एब्जॉर्प्शन का हो, चाहे हमारा केस अमालगमेशन का हो, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मर्जिंग देखिए हो रही है। यहां पे मर्जिंग ऑफ वन कंपनी विथ अनदर, मर्जिंग ऑफ टू or more company to form a new company। मीन्स चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे अमालगमेशन हो, दोनों को हम मर्जर कह सकते हैं। अब आइए, एक्विजिशन में पहले ही बताया हूं कि एक्विजिशन आर नॉट कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। जो हमारा एक्विजिशन है ये एज 14 से कवर्ड नहीं है, एंड सो द प्रोविजन ऑफ एज 14 इज नॉट अप्लाइड ऑन एक्विजिशन। और यही रीजन है कि जो एज 14 का प्रोविजन है वो एक्विजिशन पे अप्लाई नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की कंपनी है, एक हमारा ट्रांसफेरर कंपनी है, दूसरी हमारी ट्रांसफेरी कंपनी है। देखिए ट्रांसफेरर कंपनी को हम वेंडर कंपनी भी कहते हैं। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं वेंडर कंपनी, या इसको हम सेलर कंपनी कहते हैं। जबकि ट्रांसफेरी कंपनी को हम परचेजर कंपनी कहते हैं। मीन्स यहाँ पे दो वर्ड में यूज करूंगा, ट्रांसफेरर एंड ट्रांसफेरी। ट्रांसफेरर जो कंपनी बिक गई और जिसने परचेज कर लिया उसको हम कहेंगे ट्रांसफेरी कंपनी। अब देखिए कई एक बार क्वेश्चन ये आता है कि इस 14 में अमालगमेशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो एस 14 में अमालगमेशन को दो भाग में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। एस 14 के हिसाब से अमालगमेशन के दो टाइप हैं। अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। देखिए पहला हमारा क्या है, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। दूसरा हमारा क्या है, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। कोई डाउट? देखिए दो तरह का अमालगमेशन है, एक हमारा क्या है, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा क्या है, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। देखिए ये 5 कंडीशन है, इस पे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पे 5 कंडीशन है, अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो वैसे केस में अमालगमेशन को हम मानेंगे अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। देखिए अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर होने के लिए यहाँ पे 5 कंडीशन है, और ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। All the following condition must be satisfied. If all the conditions are satisfied, then this type of amalgamation is known as amalgamation in nature of merger। देखिए पहला हमारा पॉइंट क्या है, ट्रांसफर्ड ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज। सभी असेट्स लायबिलिटी को हम ट्रांसफर करेंगे। देखिए दूसरा हमारा क्या है, सेम इक्विटी शेयर होल्डर होल्ड 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी। मींस जो इक्विटी शेयर होल्डर हमारा होगा वो सेम रहेगा। तीसरा देखिए क्या है, परचेज कंसिडरेशन इज पेड ओनली इन इक्विटी शेयर्स एक्सेप्ट द कैश मे बी पेड फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स। सेम बिजनेस इज कैरीड ऑन बाई ट्रांसफेरी कंपनी।
देखिए क्या होगा, सेम बिजनेस, है ना। मीन्स अगर मान लीजिए पहले बिजनेस क्लॉथ का है तो ट्रांसफरी कंपनी भी क्लॉथ का बिजनेस करेगी। मान लीजिए पहले लेदर का बिजनेस है तो आगे भी लेदर का बिजनेस करेगी। अगर मान लीजिए पहले एजुकेशन का बिजनेस है तो आगे भी एजुकेशन का बिजनेस करेगी। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम बिजनेस एंड रिकॉर्डिंग द असेट्स एंड लायबिलिटी एट द बुक वैल्यू बाय द ट्रांसफरी कंपनी। देखिए ट्रांसफरी कंपनी जो रिकॉर्ड करेगी असेट्स एंड लायबिलिटी को, वो बुक वैल्यू पे करेगी। मींस जिस वैल्यू पे प्रिवेलिंग कंपनी में ये रिकॉर्डेड है। क्लियर है? मींस जिस प्राइस पे सेलिंग कंपनी में आइटम्स रिकॉर्डेड है उसी प्राइस पे परचेजर कंपनी भी आइटम को रिकॉर्ड करेगी। अगर देखिए इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो या पांचों का पांचों सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वैसे केस में इसे हम क्या कहते हैं, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। इसके लिए क्या होता है जी, या तो पांचों के पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो या कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वैसे केस में जो अमालगमेशन का नेचर माना जाएगा वो माना जाएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन आर कवर्ड हियर, ये दोनों यहीं पे कवर्ड हैं। अब देखिए परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। परचेज कंसिडरेशन मींस द एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। देखिए जब कोई बिजनेस को हम परचेज करेंगे तो जो हम सेलर को पे करेंगे उसी को बेसिकली हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। देखिए परचेज कंसिडरेशन मींस द एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी issued and payment made in the form of cash or other assets by the transferee company to the shareholder of transferor company. Basically transferee company means purchaser company seller company को जो भी पे करेगी उसी के एग्रीगेट को हम कहेंगे परचेज कंसिडरेशन। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परचेज कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर। जो पेमेंट हमने डिवेंचर होल्डर को किया है वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा। एंड अदर आउटसाइडर लायबिलिटीज एंड कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफेरर या वेंडर कंपनी। मीन देखिए परचेज कंसिडरेशन में किसको किसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक तो हमारा हो गया पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, दूसरा हमारा हो गया पेमेंट टू आउटसाइडर लायबिलिटीज और तीसरा हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। अब देखिए परचेज कंसिडरेशन के निकालने के चार मेथड हैं। There are following four methods that is used for calculating the value of purchase consideration. देखिए पहला मेथड हमारा क्या है, लमसम मेथड है। देखिए दूसरा मेथड क्या है हमारा, नेट असेट्स मेथड है। तीसरा मेथड देखिए हमारा क्या है, नेट पेमेंट मेथड है। और चौथा देखिए मेथड हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है। देखिए लमसम मेथड मींस बिना कैलकुलेट किए हुए एक प्राइस हम फिक्स करते हैं जिसको कहते हैं लमसम मेथड। मान लीजिए मुझे एक बिजनेस परचेज करना है, मैं गया और मैं सीधे बोला 50 लाख, कोई भी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, लमसम मेथड। नेट असेट्स मेथड मींस हमने कैलकुलेट किया असेट्स में लायबिलिटी को माइनस करके। देखिए नेट असेट्स मेथड में क्या होता है, हम सभी असेट्स को सम करते हैं, लायबिलिटी को माइनस करते हैं और इस तरह हम निकालते हैं नेट असेट्स मेथड।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग अप है, देखिए जो हमारा कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग अप है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। अब आइए तीसरा देखिए, नेट पेमेंट मेथड। मींस हमने शेयर होल्डर को क्या पे किया, मींस जो वेंडर कंपनी है उनके शेयर होल्डर को हम क्या पे कर रहे हैं। अगर इस मेथड से हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया है, इसको हम कहते हैं नेट पेमेंट मेथड। मींस वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, वेंडर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को हमने क्या क्या पे किया है, इनका जो सम होगा वही मेरा परचेज कंसिडरेशन निकाला जाएगा। और चौथा देखिए होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, और इसके और भी दो नाम हैं। देखिए इसको हम कहते हैं शेयर एक्सचेंज मेथड, और इसी को हम कहते हैं स्वैप मेथड ना। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के लिए ही हम टर्म यूज करते हैं शेयर एक्सचेंज मेथड या स्वैप मेथड। इन दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग मैनर। देखिए ये कहीं ना कहीं नेट असेट्स मेथड का ही एक्सटेंशन है। क्या है जी? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड नेट असेट्स मेथड का ही एक्सटेंशन है। यहां भी पहले हम क्या करते हैं, असेट टेकन में माइनस करते हैं लायबिलिटी टेकन, और इस तरह से हम परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। फिर हम डिवाइड करते हैं इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और इस तरह क्या निकलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता है। और देखिए परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अब आइए कुछ क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेरियस पेमेंट टू बी मेट। देखिए परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या मेथड यूज किया है, एडिंग द वेरियस पेमेंट टू बी मेट। देखिए हमने पेमेंट को ऐड कर लिया। देखिए पेमेंट हम किसको करते हैं जी, पेमेंट हम करते हैं शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसको हम क्या कहेंगे, इसको देखिए हम कहेंगे नेट पेमेंट मेथड। मींस ए का हमारा क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज गिवन बाय, देखिए कैसे निकलता है, देखिए टोटल नेट असेट्स। टोटल नेट असेट्स का मतलब क्या हो गया, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से। मैंने आपको क्या बताया था कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है वो नेट असेट्स मेथड का ही एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a method for calculating or ascertaining the amount of purchase consideration? देखिए कौन कौन मेथड है, देखिए नेट पेमेंट मेथड है, नेट असेट्स मेथड भी है ना, शेयर एक्सचेंज मेथड भी है, ग्रॉस रिसीट मेथड नहीं है। Which of the following sections of Companies Act 2013 facilitate amalgamation, absorption and reconstruction? देखिए मैंने क्या बताया था, एज 14 और सेक्शन में 319। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको ध्यान देना है किस पे आप श्योर हैं।
देखिए डी, इसको हम कहते हैं नेट पेमेंट, नेट असेट्स मेथड। अराइव्ड एट बाय एडिंग the agreed value of assets taken over and deducting therefrom the agreed value of liabilities. assets minus liability करके क्या निकलता है? net assets method. मेन देखिए बी का 4 होगा। देखिए बी का 4 सिर्फ और सिर्फ हमारे बी में है, मीन्स हमारा आंसर लग गया जी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है पेपर में। अब आइए, समझना है तो मैं बाकी को समझता हूं। देखिए कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप टोटल अमाउंट मनी वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम द परचेजर कंपनी फॉर शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी। देखिए ये किस में होता है? ये होता है नेट पेमेंट मेथड में। मेन देखिए क्या होगा, सी का 1 हो जाएगा। अब देखिए स्वैप मेथड में बेसिकली रेशियो निकालते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो इन विच शेयर्स ऑफ ट्रांसफेरिंग कंपनी आर टू बी एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। मेन देखिए डी का सेकंड होगा और ए का थर्ड होगा। The amount to be paid by transferring company to transferor company for amalgamation of its business, है ना। मैंने क्या बताया था, इकाई फिगर हम बता देते हैं। देखिए इस बार का भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आया है। जो 18 जून को हमारा पेपर हुआ था उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखिए ए हमारा है लमसम पेमेंट मेथड, बी भी देखिए हमारा है नेट असेट्स मेथड, है ना। तो ए और बी तो है, लेकिन अभी लगेगा नहीं आंसर हमारा, क्योंकि देखिए ए और बी, ए में भी है और डी में भी है। आगे बढ़िए, टोटल पेमेंट मेथड ये भी हमारा है और स्वैप रेट मेथड ये भी हमारा है। मींस डी को छोड़ के बाकी सारे हैं भाई। 4 मेथड है ना। लमसम मेथड है, नेट असेट्स मेथड है, टोटल पेमेंट मेथड है और स्वैप मेथड है। स्वैप मेथड का 2 और भी नाम है। देखिए स्वैप मेथड को हम एक्सचेंज मेथड वगैरह भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, डी देखिए हो जाएगा। अब देखिए मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। देखिए अकाउंट्स में अमालगमेशन को रिकॉर्ड करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, है ना। बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अमालगमेशन। देखिए पहला मेथड है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, दूसरा है हमारा परचेज मेथड। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, 2 टाइप। देखिए हमने क्या पढ़ा था, अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। देखिए इसमें जो मेथड यूज होता है इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ पुलिंग मेथड। इंटरेस्ट ऑफ पुलिंग मेथड। और जो अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज में यूज होता है इसको हम कहते हैं परचेज मेथड। क्लियर है। The first method is used in case of amalgamation in nature of merger. देखिए फर्स्ट मेथड किस में यूज हो रहा है, मर्जर में हो रहा है। एंड सेकेंड मेथड,
and second method is used in case of amalgamation in nature of purchase. क्लियर है? देखिए फर्स्ट मेथड किस में यूज हो रहा है? मर्जर में यूज हो रहा है, और सेकंड मेथड किस में यूज हो रहा है? अमालगमेशन में यूज परचेज में यूज हो रहा है। अमालगमेशन amalgamation in the nature of merger. और दूसरा देखिए हमारा है amalgamation in the nature of purchase. क्लियर है? अब देखिए दोनों में क्या फर्क है। The pooling of interest method under this method देखिए पहले मेथड में क्या होता है, assets, liabilities and reserve। देखिए पूरा assets, liabilities and reserve of the transferor company will be taken over by transferring company at existing carrying amount, means book value। means amalgamation nature of merger में क्या है, सभी आइटम को हम ट्रांसफर करते हैं, इसको हम कहते हैं सेकंड हैंड पॉलिसी भी। मीन्स कचरा कबाड़ा सारा का सारा ट्रांसफर होगा। ऑल असेट्स, ऑल लायबिलिटीज, ऑल रिजर्व आर ट्रांसफर, है ना, एट दियर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, मीन्स बुक वैल्यू। जिस बुक वैल्यू पे सेलर कंपनी में रिकॉर्ड है वही बुक वैल्यू पे परचेजर कंपनी भी रिकॉर्ड करेगा। दूसरा देखिए हमारा है परचेज मेथड। अंडर परचेज मेथड द assets and liabilities of transferor company will be taken over by transferring company at agreed value और फेयर वैल्यू। यहाँ पे देखिए ट्रांसफरर कंपनी दो बार लिखा हुआ है, इसको एक को डिलीट कर लीजिएगा। बट नो रिजर्व अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व। देखिए ऊपर में हमने क्या देखा था, टोटल रिजर्व, बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा वही ट्रांसफर होगा। देखिए क्या ट्रांसफर होगा, ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व of the transferor company should be incorporated in the financial statement of transferee company। क्लियर है? देखिए पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में assets, liabilities and reserve तीनों ट्रांसफर हुआ है, जबकि परचेज मेथड में assets, liabilities और रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व। दूसरा देखिए क्या फर्क है कि पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जो अमाउंट ट्रांसफर होता है या जो असेट्स की वैल्यू ट्रांसफर होती है वो बुक वैल्यू होती है, जबकि यहाँ पे क्या होती है, एग्रीड वैल्यू या फेयर वैल्यू। मींस इस केस में असेट्स लायबिलिटी का फिर से वैल्यूएशन होता है और नए वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए इस पे भी कई एक बार क्वेश्चन आता है। मींस परचेज मेथड में एक अलग से एंट्री पास होती है,
है ना। जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको हम एक अलग से एंट्री बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इसी पे है। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। देखिए स्टैट्यूटरी रिजर्व को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। देखिए हमने क्या बताया था कि अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको हम ट्रांसफर करते हैं, और उसको हम ट्रांसफर करते हैं अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं। Amalgamation adjustment account is used for recording a statutory reserve in the books of transferee company. अब आइए, some adjustment made at the time of making balance sheet of transferee company. देखिए एक तो ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट कौन बनाता है। देखिए बैलेंस शीट जो बनाता है वो ट्रांसफेरी कंपनी बनाएगा, क्योंकि यही कंपनी बच रही है, ट्रांसफेरर कंपनी तो खत्म हो गई, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाई balance sheet is prepared by transferee company. और देखिए जो ट्रांसफेरी कंपनी है ये कुछ एडजस्टमेंट करती है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इंटर कंपनी ओइंग होती है। देखिए इंटर कंपनी ओइंग का मतलब है एक कंपनी दूसरे का पैसा रख रखी है। देखिए मान लीजिए क्या होता है कि इन एक्टिविटी के पहले भी दोनों कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी दूसरे कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, इंटर कंपनी ओइंग होगा। When the purchasing company owes an amount to the vendor company or vice versa, mutual owing is eliminated. जब देखिए अमालगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, है ना, एक्विजिशन हो गया, तो इन सभी केसेस में म्यूचुअल ओइंग को हम एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए क्या होता है, म्यूचुअल ओइंग इज एलिमिनेटेड अमॉन्ग परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी। देखिए मान लीजिएगा डेटर क्रेडिटर है तो क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिटर टू डेटर। देखिए जब दोनों कंपनी एक कंपनी हो गई तो एक की असेट्स कम होगी, दूसरी की लायबिलिटी कम होगी। देखिए असेट्स कम होगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट होगा। तो क्या एंट्री बनेगी, क्रेडिटर टू डेटर्स। सिमिलरली एलिमिनेट हम करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज को, सेम सेम चीज यहां भी होगी। देखिए क्या एंट्री बनेगी, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसेबल्स।
सिमिलरली मान लीजिए म्यूचुअल ओइंग ऑफ डिवेंचर है तो क्या एंट्री बनेगी, डिवेंचर इन वेंडर कंपनी टू डिवेंचर अकाउंट। तो अभी हमने क्या किया, जो भी हमारा म्यूचुअल ओइंग था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, मींस कैंसिल कर दिया। फिर आइए एडजस्टमेंट होता है वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो हमारे स्टॉक की वैल्यू है ना। देखिए मान लीजिए जब हम दूसरे कंपनी से परचेज कर रहे थे, जब हमारा रिलेशनशिप नहीं था, तो निश्चित है कि वो कंपनी प्रॉफिट जोड़ करके हमें सामान सेल करेगी। देखिए परचेजर कंपनी से मान लीजिए जब हम कोई सामान परचेज करते थे, परचेजर नहीं सॉरी सेलर कंपनी से, तो वो प्रॉफिट यहाँ पे एडेड होगा, उस प्रॉफिट को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना होता है। Intercompany owing arises usually from purchase and sale of goods. It may be possible that at the time of amalgamation of two companies, some stock out of purchase from creditor company may exist in the normal stock. हो सकता है कि हमारे नॉर्मल स्टॉक में कुछ वो वाला स्टॉक है जो हमने जो परचेजर कंपनी का स्टॉक है, because the debtor company must sell goods to creditor company at some profit margin. This profit margin must be eliminated from closing stock of debtors company. देखिए स्टॉक की वैल्यू कम होगी अब, चूंकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हम कम करेंगे, तो क्या होगा, स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। देखिए डेबिट हम करते हैं, प्रॉफिट लॉस को भी कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली हम प्रॉफिट लॉस को डेबिट करते हैं, बट कई एक बार आपके ऑप्शन में ये दिया ही हुआ नहीं रहेगा, तो वैसे केस में आप गुडविल लीजिएगा या कैपिटल रिजर्व लीजिएगा। अब आइए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। एनी एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन over the value of net assets of transferor company acquired by transferee company should be recognized in the transferor finance statement as goodwill. देखिए गुडविल कब अराइज होता है जी, देखिए दो आइटम है, एक हमारा देखिए है नेट असेट्स टेकन, और दूसरा देखिए आइटम होता है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन अगर मान लीजिए परचेज तो क्या होगा, गुडविल राइज होगा। देखिए शॉर्ट में हम पीसी कहेंगे, अगर पीसी हमारा ग्रेटर देन है नेट असेट से, तो क्या अराइज होगा, देखिए अराइज होगा हमारा गुडविल। और दूसरे केस में मान लीजिए हमारा नेट असेट से ज्यादा है, पीसी से, तो डिफरेंस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। अब आइए द गुडविल अराइज ऑन अमालगमेशन शुड बी एमोटाइज। जो गुडविल यहाँ पे अराइज हुई है इसको हम क्या करेंगे, एमोटाइज करेंगे टू इनकम ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इस गुडविल को हमें क्या करना है, एमोटाइज करना है, मींस राइट ऑफ करना है। दिस एमोटाइजेशन पीरियड शुड नॉट एक्सीड 5 years।
जो amortization का पीरियड होगा ये 5 साल से ज्यादा नहीं होगा, unless somewhat a longer period can be justified। हाँ, कुछ ज्यादा पीरियड भी हो सकता है अगर ज्यादा पीरियड जस्टिफाइड होगा। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ देयर इज ए म्यूचुअल इंडेप्टनेस। अभी देखिए मैंने आपको बताया था म्यूचुअल इंडेप्टनेस बिटवीन ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफेरी कंपनी इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए मैंने क्या बताया था, एडजस्टमेंट किस में होता है जी। देखिए मैंने बताया था एडजस्टमेंट किस में होता है। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि एडजस्टमेंट कौन करती है। देखिए मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट करती है ट्रांसफेरी कंपनी। कौन सी कंपनी करती है? ट्रांसफेरी कंपनी। ट्रांसफेरर कंपनी कोई एडजस्टमेंट नहीं करती है। क्लियर है? अब देखिए पहले में ट्रांसफेरर है, ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे में ट्रांसफेरर है, नहीं सॉरी, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी। देखिए ये नहीं हो सकता है क्योंकि एडजस्टमेंट कौन करता है? ट्रांसफेरी कंपनी करता है। एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए ये होगा यहाँ पे नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी कोई एडजस्टमेंट नहीं करती है। एडजस्टमेंट कौन सी कंपनी करती है? ट्रांसफेरी। तो या तो ये आंसर हो सकता है या आंसर क्या हो सकता है? देखिए दूसरा हो सकता है एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, adjustment is required in the books of transferee company। देखिए ये भी हमारा एक आंसर हो सकता है। When a business is purchased, any amount paid in excess of total assets minus liabilities। देखिए अगर हम एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं तो हम किसके लिए पे करते हैं जी? देखिए हम पे करते हैं गुडविल के लिए। जब हम बिजनेस परचेज करते हैं और बहुत बार क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है, तो वैसे केस में क्या होता है? गुडविल राइज होता है। उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। When a business is purchased, any amount paid in excess of total of assets minus the liability taken is called goodwill। चलिए अब मैं क्लास को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल एंड आगे का पार्ट।